चलो आज स्टार्ट करते हैं, यानी एमसीक्यू बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर। तो बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर यानी जीव जनन कैसे करता है, यही है। और थंबनेल में भी लिखा हुआ है कि क्या स्टार्ट होने वाला है। तो बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर है, ठीक है, जीव जनन कैसे करता है। अगर हम जनन की रिप्रोडक्शन यानी बात करते हैं जनन, तो देखो जनन इसमें भी कोई खास नहीं है, ठीक है, खाली समझना है, बाकी समझ गए तो ठीक है, ठीक है। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, अगर हम बात करें जनन, जनन क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है। जनन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, लैंगिक और अलैंगिक, ठीक है। तो आगे हम सब डिटेल में बताते जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या है कि पुष्पी पादपों यानी कहने का अर्थ है पुष्पी पादपों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है, किसके द्वारा होता है। तो अब बताओ, फूल है, कोई भी फूल का पौधा है, तो फूल का पौधा है तो उसमें जनन किसके माध्यम से होगा, तो किसके, पत्तियों के द्वारा होगा। पत्ती के द्वारा क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है ना। तना के द्वारा होगा, नहीं होगा। तना के द्वारा भी क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। जब पत्ती झड़ जाता है तो किसके द्वारा संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण तना के द्वारा ही होता है। तो कहने का अर्थ है क्योंकि तब किसके द्वारा होगा, तो फूलों के द्वारा। यानी कहने का पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो फूलों के द्वारा होता है। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो मानव मादा यानी मादा का जो जनन अंग है, तो उसमें क्या क्या मादा के जनन अंग का भाग है, तो भाग है। तो अगर हम कहते हैं भाग है, तो क्या क्या भाग है, तो अंडाशय क्या है, तो मादा का है। गर्भाशय क्या है, मादा का है, ठीक है। शुक्रवाहिका क्या है, मादा का है, नहीं है। डिंब वाहिनी मादा का है। शुक्रवाहिका क्या है, तो शुक्रवाहिका ये किसका है, पुरुष का भाग है। ये किसका, पुरुष का। तो ये क्या कर सकते हैं, ये किसका भाग है, पुरुष का। बाकी किसका है, तो वुमेन का है, किसका है, स्त्री का है, ठीक है। तो ये मेल का हो गया, ठीक है। तो मानव मादा जनन अंग का भाग नहीं है, कौन, शुक्रवाहिका। कौन नहीं है, शुक्रवाहिका। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो देखते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं। यानी कहने का अर्थ है जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों अगर मिलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न, ये दोनों के संलग्न को क्या कहते हैं, तो बौनापन कहते हैं। क्या कहते हैं, बौनापन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना, तो देखो निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंगी पादप का उदाहरण है। एक लिंगी कहने का अर्थ है एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो इनमें से कौन सा, सरसों क्या एक लिंगी है, नहीं है। गुड़हल नहीं है। पपीता एक लिंगी पादप का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो देखो मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, तो ईस्ट, किसमें होता है, ईस्ट में होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसके द्वारा होता है, किसमें होता है, तो ईस्ट में होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो देखो तो फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। तो फूलों में नर प्रजनन अंग क्या होता है, पुंकेसर होता है। अंडप क्या है, स्त्री का है, ठीक है। वर्तिकाग्र हो गया, वर्तिका हो गया, ये क्या है, फूल का भाग है, हम बताएंगे इसका डिटेल, ठीक है, आगे। तो देखो कहने का अर्थ फूलों में नर प्रजनन अंग क्या है, पुंकेसर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द्विखंडन होता है। तो द्विखंडन किसमें होता है, तो अमीबा में होता है। अमीबा देखो जनन क्या है, कहने का अर्थ एक जनन क्या है, देखो रिप्रोडक्शन यानी जनन कैसे कहते हैं, तो सिंपल सी बात है, एक नए शिशु का जन्म देना ही तो इसके अंतर्गत रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। यानी कहने का अर्थ अमीबा, अगर बात मान लो कि ये अमीबा है, तो अमीबा से नए अमीबा का निर्माण कैसे होगा, तो ये क्या होता है, द्विखंडन होता है। ये अगर मान लिया जाए इसको रिप्रोडक्शन करना है, तो क्या होता है, दो भाग में बट जाता है। तो दो भाग में बटने के पश्चात कुछ इस प्रकार से बटेगा, है ना, कुछ इस प्रकार से। तो कहने का अर्थ है ना, कुछ इस प्रकार से बटेगा। तो देखो कुछ इस प्रकार से बटेगा, है ना, तो कुछ इस प्रकार से बटेगा। तो ये क्या होता है, धीरे 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 यही क्या होता है, पूरा हो जाता है। तो ये एक अमीबा का निर्माण हो गया, फिर ये धीरे 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 बढ़ के ये हो गया। तो कहने का अर्थ इससे क्या हो गया, नए जीव का निर्माण हो गया। तो कहने का अर्थ नए जीव का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, तो जनन के अंतर्गत आता है। और जनन द्विखंडन किसमें होता है, तो अमीबा में होता है। किसमें होता है, अमीबा में होता है। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है। बहुविखंडन कहने का मतलब द्विखंडन यानी दो भागों में बंटना, द्विखंडन यानी दो भागों में बहुखंडन। अब बहुविखंडन कहने का मतलब है बहुत सारा भागों में बट जाना, बहुत सारा भागों में बट जाना। तो वही क्या कहलाता है, बहुविखंडन कहलाता है। और ये किस में होता है, तो ये भी किस में होता है, अमीबा में,
इसमें थोड़ा डाउट है, इसको बाद में देख लेंगे, ठीक है। इसका आंसर हम सुधार के पीडीएफ में डाल देंगे, ठीक है। ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रबंधन होता है? तो कौन से भाग में कायिक प्रबंधन होता है? तो किस में होता है? पत्तियों में होता है। किस में होता है? पत्तियों में। ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रबंधन होता है? तो पत्तियों में होता है। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो मानव मादा में निषेचन होता है। तो मानव जो मादा में निषेचन कहाँ होता है? तो निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। अगर हम बात करें तो कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। है ना, तो ये अंडाशय हो गया, ये अंडाशय होता है, और ये कुछ इस प्रकार का होता है, यही क्या कहलाता है? ये फैलोपियन ट्यूब है। ये वाला क्या है भाग? ये वाला फैलोपियन ट्यूब है। तो फैलोपियन ट्यूब यानी निषेचन कहाँ होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगला क्वेश्चन, तो देखो क्या कि तने द्वारा कायिक प्रबंधन होता है। तो तने द्वारा कायिक प्रबंधन किस में होता है? पुदीने में, हल्दी में, अदरक में। तो इन सभी में जो है किसके द्वारा कायिक प्रबंधन होता है? तो कहने का अर्थ है तने के द्वारा होता है। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, खंडन द्वारा जनन होता है। तो खंडन द्वारा जनन किस में होता है? तो मेढक में होता है खंडन द्वारा। सितारा मछली में होता है, टिड्डे में होता है, कौवे में होता है। तो किस में होता है? तो खंडन द्वारा जनन किस में होता है? तो सितारा मछली में होता है। किस में होता है? सितारा मछली में होता है। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कायिक प्रबंधन संभव है। तो कायिक प्रबंधन संभव किसमें है? तो यानी कहने का अर्थ है कि कायिक प्रबंधन किसमें हो सकता है? तो जड़ द्वारा हो सकता है कायिक प्रबंधन, हाँ, जड़ द्वारा भी हो सकता है, तना द्वारा भी हो सकता है, और पत्ती द्वारा भी हो सकता है। यानी इनमें से सभी के द्वारा संभव है कायिक प्रबंधन, ठीक है। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या है? तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती है। तना पर देखो छोटा छोटा कली पाया जाता है। तो कली पाया जाता है तो किस में पाया जाता है? तो तना। तो अब बताओ आलू, तो अब कहेगा कि आलू सर तना है, तो आलू क्या है? तना का ही परिवर्तित रूप है। आलू हो गया, अदरक हो गया, है ना, हल्दी हो गया, ये सब क्या है? तना का परिवर्तित रूप है। तो कहने का अर्थ है, तो देखता है ना आलू क्या होता है? आलू में छोटा छोटा क्या होता है? कलियां निकलता है। तो कहने का अर्थ है तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती है। किसमें? आलू में। पुदीना क्या? पौधे, ब्रायोफाइलम हो गया सब। तो ये बात ध्यान में रखना। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन क्या? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो मुकुलन द्वारा किसमें प्रजनन होता है? तो किसमें होता है? हाइड्रा में होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? ईस्ट में होता है। किसमें होता है? ईस्ट में होता है, ईस्ट में होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन अंग तंत्र, निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है तो एक चीज बताओ, अंडाशय है ना, मादा जनन तंत्र का भाग है। गर्भाशय भी है ना, शुक्रवाहिका ही क्या? पुरुष का भाग है, जबकि डिम्बाइनी क्या? मादा जनन तंत्र है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखो प्राकोष में क्या होता था? प्राकोष में क्या पाया जाता? प्रागन पाया जाता है। प्राकोष में क्या पाया जाता? प्रागन पाया जाता है। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडारण संचित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? मादा युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? मादा युग्मक। यानी कहने का अर्थ गतिशील जनन कोशिकाओं को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिकाओं में भोजन का भंडारण संचित होता है उसे क्या कहते हैं? तो मादा युग्मक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? तो कहने का अर्थ है जो एड्स रोग, एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी एडी, एड्स क्या है? ADIS। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड AIDS होता है, सॉरी क्या होता है? AIDS। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? तो असुरक्षित यौन संपर्क, खून की कमी, विटामिन की कमी, पोषण की कमी। तो देखो कहने का अर्थ है, देखो एड्स होने का प्रमुख रीजन क्या है? तो मेनली रीजन क्या है? असुरक्षित यौन संपर्क। यानी अगर कोई भी व्यक्ति यौन संपर्क बनाता है तो यौन संपर्क बनाता है असुरक्षित तरीके से, सुरक्षित तरीके से नहीं। तो कहने का अर्थ ये क्या? असुरक्षित तरीके से यौन संबंध बनाने से क्या होता है? एड्स होता है। दूसरी बात है गलत तरीके से ब्लड चढ़ाने से भी होता है, यानी गलत तरह का इंजेक्शन, यानी एक ही इंजेक्शन को 6-7 में लगा दिया। तो कहने का अर्थ मान लिया जाए किसी को एड्स अगर हुआ, वही इंजेक्शन किसी दूसरे में ठोक देगा तो उससे भी हो सकता है। तो कहने का अर्थ है
ये इस तरह से भी फैलता है। तो ये कहने का अर्थ पहला तो अगर हम बात करें तो असुरक्षित यौन संबंध है। बाकी जो है गलत तरह का ब्लड चढ़ाने से भी हो सकता है, या मान लो किसी एक्स व्यक्ति को एड्स हुआ है, ठीक है, उसको सुई लगाया और भूल से किसी दूसरे अच्छा व्यक्ति को वही सुई जाके लगा दिया, तो कहने का अर्थ उसी सुई से भर के लगा दिया, तो कहने का अर्थ उसको भी क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। तो कहने का अर्थ एड्स का प्रमुख कारण क्या है, तो गलत यौन संबंध हो जाएगा, ठीक है। अब देखो पंखुड़ियां का रंग अधिकतर कैसा होता है, तो जो पंखुड़ी होता है, पंखुड़ी का रंग अधिकतर क्या होता है, हरा होता है। कैसा होता है, हरा होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखो फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो फूल का देखो यानी जैसे आम हो गया, तो आम भी क्या फूल से ही निकलता है, तो कहने का अर्थ फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो कौन सा भाग होता है, अंडाशय होता है जो कि फल में बदलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगला क्वेश्चन, तो भ्रूण के जिस भाग में तना पत्तियां बनती उसे क्या कहते हैं, भ्रूण का वह भाग जिसमें तना बनता है और पत्ती का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम प्रांकुर कहते हैं। यानी जिस भाग में भ्रूण के जिस भाग में तना का निर्माण होता है और पत्तियों का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं, प्रांकुर कहते हैं। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन एकल जीवों में प्रजनन की विधि क्या है, तो एकल जीवों में प्रजनन, जो एकल जीव यानी कहने का अर्थ एकल जीवों में प्रजनन मतलब एकल जो स्वयं यानी एक ही आदमी प्रजनन कर सकता है या एक ही जीव प्रजनन कर सकता है, तो किसके द्वारा करता है, तो खंडन के द्वारा भी करता है, विखंडन के द्वारा भी करता है, बीजाणु संबंध के द्वारा भी करता है। यानी कहने का अर्थ है इनमें से सभी हो जाएगा। तो कहने का अर्थ ये हो गया, यानी एकल जीव यानी एक ही जीव जो है क्या प्रजनन कर सकता है। जैसे मनुष्य क्या दो जीव मिलेगा तभी क्या हो जाएगा, प्रजनन करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। स्त्री पुरुष मिलेगा तभी प्रजनन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। जैसे अगर मान लो कि गाय हो गया, तो कहने का अर्थ गाय बैल से मिलेगा तभी न, तो कहने का अर्थ तभी संभव हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। लेकिन बहुत सारा जीव क्या है एकल प्रजनन करता है। तो एकल प्रजनन करने के लिए क्या क्या विधि संभव है, तो खंडन हो जाएगा, विखंडन हो जाएगा, बीजाणु संबंध हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है, तो लैंगिक जनन में क्या चीज की आवश्यकता होती है, तो लैंगिक जनन में क्या चीज की आवश्यकता होती है, केवल नर जननांग होता है कि केवल स्त्री जननांग होता है। तो कहने का अर्थ जब तक नर और स्त्री यानी नर और मादा नहीं मिलेगा आपस में तब तक क्या है, संभव नहीं है लैंगिक जनन। तो कहने का अर्थ लैंगिक जनन जो है नर और मादा जब तक नहीं मिलेगा तो संभव नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, नर एवं स्त्री जननांग दोनों हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है, तो पुंकेसर जो है पुरुष का जननांग है। कैसा है, पुरुष। पुरुष कहने का मतलब क्या, नर हो गया। पुंकेसर किसके लिए, पुरुष के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, पुरुषों में यौवनारंभ के लक्षण क्या है, यानी कहने का अर्थ पुरुष में यौवनारंभ का लक्षण क्या है, यानी कहने का अर्थ यौवन अवस्था में आ गया, इसका मेन लक्षण क्या है, तो दाढ़ी मूंछ का उगना। पहला पॉइंट तो यही संभव है कि दाढ़ी मूंछ का उग जाना, यौवनारंभ का हो गया। दूसरा क्या है, कंठ का फूटना यानी कंठ निकल जाना। तीसरा क्या है, मांसपेशियों का उभार आ जाना यानी मांसपेशियां बढ़ने लगना। तो कहने का अर्थ ये तीनों लक्षण क्या है, ये यौवनारंभ का लक्षण है। तो पुरुषों में यौवनारंभ के लक्षण क्या ये है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखो स्त्रियों में यौवनारंभ के लक्षण क्या है, तो स्त्री में यौवनारंभ यानी कहने का अर्थ है युवावस्था। यौवनारंभ को क्या कह सकते हैं, युवावस्था। तो युवावस्था का लक्षण क्या है, तो स्तनों में वृद्धि, जो स्तन होता है स्तनों में वृद्धि हो गया, स्तंभों का उभरना हो गया, ठीक है। रजोधर्म का प्रारंभ, रजोधर्म जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मासिक चक्र भी कहते हैं, है ना, मासिक धर्म भी कहते हैं। तो कहने का अर्थ रजोधर्म हो गया। तो ये सभी हो गया। कहने का अर्थ स्त्रियों का यौवनारंभ का लक्षण क्या हो गया, स्तनों में वृद्धि, निस्तंभों का उभरना हो गया, रजोधर्म का प्रारंभ हो गया। ये सभी क्या है, स्त्रियों के यौवनारंभ के लक्षण है। नेक्स्ट अगर बात करें मनुष्यों में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन सा है, तो नर जननांग क्या है, तो अगर नर जननांग की बात करें तो वृषण है ना, जहाँ क्या है शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्रवाहिका जहाँ से शुक्राणु निकलता है, ठीक है। मूत्र मार्ग हो गया, इसी के थ्रू क्या होता है, नर जननांग पूर्ण होता है। तो वृषण हो गया, शुक्रवाहिका, मूत्र मार्ग, ये सभी क्या है, नर जननांग है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखो शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है, तो शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है, यानी शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, शुक्रवाहिका में। बनता कहाँ, वृषण में, लेकिन किसके थ्रू, यानी उसके थ्रू निकलता है शुक्रवाहिका और फिर मूत्र मार्ग के थ्रू निकलता है। तो मोचन कहाँ होता है, तो शुक्रवाहिका में होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अगले बात करें तो स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होता है, तो अंडाशय कितना होता है, तो देखो जब हम फैलोपियन ट्यूब बनाए थे इस तरह से बनाए थे, है ना, कुछ इस तरह से होता है ना, बना नहीं, कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पर होता है अंडाशय, यहाँ पर अंडाशय होता है। तो ये वाला भाग अंडाशय होता है, ये जुटा हुआ नहीं रहता है, ठीक है, ये जुटा हुआ नहीं रहता है। यहीं पर क्या होता है निर्माण। तो कहने का अर्थ अंडाशय का निर्माण होता है। तो कहने का अंडाशय की संख्या कितनी होती है, तो अंडाशय की संख्या 1 और 2 कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें
मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है। तो मनुष्य जब निषेचन करता है तो क्या चीज़ का निर्माण करता है? युग्मनज का निर्माण करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं जाइगोट का निर्माण होता है। क्या होता है? जाइगोट का निर्माण होता है। देखो कहने का अर्थ है, जैसे मान लो कि कोई पुरुष है तो पुरुष का क्या होता है? सिंबल XY। महिला का क्या होता है? XY XX होता है। तो अब बताओ, कहने का अर्थ क्रोमोसोम, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 24, यानी कितना होता है? 48 होता है, 23 जोड़ा होता है, 23 जोड़ा होता है, यानी 46 होता है। तो 46 होता है, तो यहाँ कितना होता है? 22 + XY। ठीक है, यहाँ क्या? 22 + XX। तो कहने का अर्थ देखो क्या, अगर मान लो कि यहाँ से इसका एक शुक्राणु गया, यहाँ से एक शुक्राणु गया, यहाँ जो मिला दोनों, ठीक है, नर और मादा अगर आपस में मिला तो ये जो बनेगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में तो युग्मनज कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। तो कहने का अर्थ मनुष्य में निषेचन, यानी जब दोनों निषेचन करने के पश्चात जो बनता है उसको क्या कहते हैं? युग्मनज या तो जाइगोट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन कहते हैं, वृषण में बने शुक्राणु संचित होता है। तो वृषण में जब शुक्राणु बन जाता है तो कहाँ संचित होता है? यानी कहने का अर्थ बनने के बाद उसका भंडारण कहाँ होता है? तो अधिवृषण में होता है। कहाँ होता है? अधिवृषण में होता है। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होता है, यानी वैसा परिवर्तन जो जीव के नियंत्रण से बाहर होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको निकेत कहता है। यानी कहने का अर्थ देखो, कोई वैसा परिवर्तन जो जीव के नियंत्रण, अगर मान लो कोई भी जीव है उसके शरीर में कुछ परिवर्तन हो रहा है, कुछ परिवर्तन जो वो रोक नहीं सकता है, ठीक है, तो वो रोक नहीं सकता तो उसको क्या कहते हैं? निकेत कहते हैं। ठीक है, तो वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर है, यानी वो नियंत्रित उस पर नहीं कर सकता, उसको क्या कहते हैं? निकेत कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर एकलिंगी पुष्प का उदाहरण क्या है? तो एकलिंगी पुष्प का उदाहरण क्या हो जाएगा? पपीता हो जाएगा। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाता है? तो किस आयु में पूरी तरह से परिपक्व और क्रियाशील हो जाता है? तो 18 वर्ष की आयु में परिपक्व या क्रियाशील हो जाता है। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो बता ही चुके हैं, वृषण में होता है। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा कहाँ पाया जाता है? पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है? तो स्त्री में पाया जाता है। गुणसूत्र का 2 जोड़ा पाया जाता है, इसमें किसमें? स्त्री में पाया जाता है। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हाइड्रा में प्रजनन की विधि को क्या कहते हैं? तो मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन बात करते हैं, तो पुष्प का कौन सा भाग परागण बनाता है? तो पुष्प का कौन सा भाग परागण बनाता है? तो कौन बनाता है? पुंकेसर बनाएगा। कौन बनाता है? पुंकेसर बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, गन्ना, गुलाब एवं अंगूर की कृषि में किस जनन विधि द्वारा उपयोग किया जाता है? तो एक चीज बताओ, गन्ना हो गया या गुलाब की खेती हो गया या अंगूर की कृषि हो गया, इसमें जनन का कुछ जनन विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसमें कायिक विधि का उपयोग किया जाता है। किसका विधि? कायिक विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, तो मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिका संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? तब मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर मिलने के बाद जो है लचीली थैलीनुमा संरचना बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो गर्भाशय कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? गर्भाशय कहते हैं। माँ के रुधिर से पोषण मिलता है, यानी माँ के रुधिर से पोषण मिलता है, किसको मिलता है? तो भ्रूण को मिलता है। किसको मिलता है? भ्रूण को मिलता है। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या है? मानव मादा में गर्भ काल की अवधि क्या है? मानव मादा का जो गर्भ काल की अवधि कितना होता है? 9 महीने होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय क्या होता है? तो ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय क्या होता है? 2 से 8 दिन होता है, यानी 2 दिन, यानी मिनिमम 2 दिन भी हो सकता है, मैक्सिमम 8 दिन तक हो सकता है। यानी कहने का अर्थ ये जो मासिक चक्र आता है, तो कहने का अर्थ है इसमें 2 दिन में हो सकता है या तो 8 दिन हो सकता है, 2 से 8 दिन तक। ठीक है, नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन बात करें, निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? तो युग्मनज में क्या चीज़ का निर्माण होगा? जब दोनों पुरुष और मादा मिलेगा, मिलने के बाद जो युग्मनज का निर्माण होता है, तो कहने का अर्थ है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको, यानी कहने का अर्थ शुक्राणु और अंडाणु मिलने के बाद जो युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होने से क्या बनता है? तो भ्रूण का निर्माण होता है। क्या होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों को उत्पत्ति करता है, उसको क्या कहते हैं? तो जनन कहते हैं, है ना। वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपनी जैसी संतानों की उत्पत्ति करता है, क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 48 नंबर देखो क्या बोल रहा कि जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो जनन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ठीक है, नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इनमें से कौन सा अलैंगिक जनन की विधि है? तो विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, ये सभी क्या है? तो ये सभी क्या है? अलैंगिक जनन की विधि है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें
किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो किस प्रकार के जनन में? तो ये मुकुलन में होता है, क्या होता है? कली निकलता है। जैसे हाइड्रा क्या मुकुलन के द्वारा, तो मान लो कि ये हाइड्रा, इसमें कली का निर्माण होता है, यही कली क्या होता है? नए जीव का निर्माण करता है, ये कट के क्या होता है? अलग हो जाता है। तो ये मुकुलन का विधि द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर प्रागकोश में पाया जाता है तो प्रागकोश में क्या पाया जाता है? परागकण पाया जाता है। नेक्स्ट, अगर अगला क्वेश्चन की बात करें, स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? तो स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। नेक्स्ट, अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? पुंकेसर के अग्रभाग को प्रागकोश कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर बात करें, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? तो निषेचन की क्रिया किसमें होती है? पुष्पी और जंतु दोनों में होती है, यानी पुष्पी पादप हो गया, जीव जंतु हो गया, सभी में होता है निषेचन की क्रिया, ठीक है। नेक्स्ट, अगर निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवार बनाती है तो अंडाशय का दीवार क्या बनाती है? फल का निर्माण करती है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या है? बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है, तो मोटी होकर क्या बनाता है? बीजावरण का निर्माण करता है। तो बीजांड की दीवारें जो है मोटी होकर क्या बनाती है? बीजावरण का निर्माण करती है। नेक्स्ट, अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? कौन सा भाग? तो फेलोपियन नालिका किस में पाया जाता है? स्त्री में पाया जाता है। लेवरिया माइनोरा क्या है? स्त्री में पाया जाता है। शुक्र वाहिका केवल क्या है? पुरुष में पाया जाता है। बाकी परिपक्व पुटक हो गया, ये सब क्या है? स्त्री में पाया जाता है। नेक्स्ट, अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? तो नर युग्मक और मादा युग्मक के जो संयोजन होता है उसके फलस्वरूप क्या चीज का निर्माण होता है? तो जायगोट का निर्माण होता है। उधर जो हम थोड़ा गलती हुआ था वो देख लेना, ठीक है। स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? किस 14वें दिन, है ना? केवा दिन? 14वें दिन। इसमें भी डाउट लग रहा है, 59 नंबर, इसको छोड़ देना, ठीक है। 24 दिन होता है शायद, ठीक है। नेक्स्ट, अगर अगला देखते हैं, है ना, 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? तो लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है तो एड्स तो लैंगिक जनन है, गोनेरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, ये लैंगिक जनन के माध्यम से होता है। टाइफाइड क्या लैंगिक जनन के माध्यम से नहीं होता है। बाकी कुछ क्वेश्चन इसमें जैसे एक दो क्वेश्चन टाइपिंग एरर हो गया यानी मिसप्रिंट है, तो उसको क्या अगले बार से कोशिश करेंगे कि टाइपिंग एरर ना हो, ठीक है। तो इसी के साथ हम क्लास को समाप्त करते हैं, ठीक है। कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द सभी यानी जो सब्जेक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव लाएं, ठीक है। जैसे बायोलॉजी का 3 चैप्टर हो गया, 2-3 चैप्टर और बचा है, उसके बाद फिर हम बायोलॉजी के बाद फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री, और सोच रहे हैं कि नए यानी कहने का अर्थ मेन टॉपिक को हम उठा के क्या उसको रिवीजन करवा दें, ठीक है। तो जितना सपोर्ट करेगा, है ना, जितना सपोर्ट करिएगा उतना ही हम आगे कोशिश करेंगे, ठीक है। और सपोर्ट नहीं मिलेगा तो जानता है बिना सपोर्ट के कुछ नहीं संभव नहीं है, ठीक है। हम भी क्या है टाइम निकाल के करते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना और अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।